आज बात करेंगे दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम बनाने वाले मनिया सुरवे के बारे में। जितनी मूवीज आज तक आपने मनिया सुरवे के ऊपर देखी हैं, वो सारी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी जानकारी के साथ वो मूवीज बनाई गई, वो वीडियोस बनाए गए। लेकिन आज आपको इस वीडियो में सब कुछ मनिया सुरवे के बारे में पता चलने वाला है। देश का वो सबसे पहला एनकाउंटर कैसे करीबन 12 सालों तक मुंबई पुलिस को मनिया सुरवे चकमा देता रहा, और उसके बाद उसका अंत हुआ एक एनकाउंटर के साथ, और वो एनकाउंटर बना देश का सबसे पहला एनकाउंटर। तो शुरुआत करते हैं। साल था 1952। 1952 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक परिवार और उस परिवार का एक 8 साल का लड़का अपने परिवार के साथ में मुंबई आता है। मुंबई आया ये लड़का, इसका नाम था मनोहर सुरवे। परेल के एक चौल में मुंबई में ये लोग रहना शुरू करते हैं। एक मिडिल क्लास परिवार था, घर में माँ बाप, एक बड़ा भाई। लेकिन जो माँ थी मनिया सुरवे की, उसकी दूसरी शादी हुई थी। उसका जो बाप था वो सौतेला बाप था और भाई सौतेला भाई था। लेकिन सौतेला होने के बाद भी इनमें कोई कभी मनमुटाव तरह की चीज नहीं थी। करीबन 1966 और 67 मनिया सुरवे और उसका भाई बड़े होते हैं समय के साथ। मनिया सुरवे पढ़ाई में बेहद तेज, बहुत ज्यादा होनहार स्टूडेंट, बच्चा। लेकिन जो उसका भाई था, उसका नाम था भार्गव। भार्गव सुरवे उसका नाम था और लोग उसे कहते थे भार्गव दादा। ये हमेशा से क्रिमिनल एक्टिविटीज में, तमाम सारे आपराधिक गतिविधियों में रहा था। भार्गव अवैध शराब का काम करने लगा और इसी के बाद उसने बाद में व्यापारियों से, दुकानदारों से वसूली भी करना शुरू की। उसे भार्गव दादा इसलिए कहते थे क्योंकि वो आसपास के जो पूरे उस इलाके में जहां ही रहते थे, परेल चौक में, वहां पे जितने भी दुकानदार थे, वहां पे जो भी लोग थे, उन्हें डराता था, धमकाता था, गाली गलौज करता था, मारा पीटी भी करता था। तो ये सब करते हुए उसको भार्गव दादा कहा जाता था। हमेशा से महाराष्ट्रियन कपड़े पहनता, एक पूरा उसका एक अलग स्टाइल था। महाराष्ट्रियन कपड़े जो होते हैं पूरा वो पहन के हमेशा रहता था। अब हुआ ये कि परेल की इस चौल में रहते हुए कई दिनों तक ये यहाँ पे रहे, लेकिन इसके बाद ये लोग दादर के अगर बाजार में एक दूसरी जगह पे, जो एक तरह से एक अच्छा इलाका माना जाता है उससे, वहां पे जाके शिफ्ट हो गए। इस समय तक भार्गव जो था मनिया सुरवे का सौतेला बड़ा भाई, वो पूरा घर का खर्चा उठाता था। पूरा जो मनिया सुरवे की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर का जो खर्च था वो सब भार्गव ही उठा रहा था। और उसका हमेशा से ये कहना था कि वो चाहे कैसी भी गतिविधियों में है, लेकिन मनिया को हमेशा से पढ़ना चाहिए, और वो उसको पढ़ाने के लिए हमेशा अग्रसर था, आगे रखता था। इसी के साथ उसने मनिया का एडमिशन 12th के बाद दादर के कीर्ति कॉलेज में करवा दिया। और मनिया क्योंकि पढ़ाई में बेहद तेज था, तो उसने भी वहां से BSc केमिस्ट्री में अपनी डिग्री की, और वो भी उस समय के 78% के साथ। मनिया कभी भी कॉलेज में या स्कूल में दादागिरी या किसी तरह से मारपीट नहीं करता था, जबकि उसका बड़ा भाई एक तरह से इन्हीं चीजों में था। लेकिन कभी भी उसने उसके नाम से भी अपना जो आसपास के लोग थे उनको डराया धमकाया नहीं। कभी भी वो इन सब चीजों में नहीं था। लेकिन ये हर बार की बात थी कि उसको अपने पूरे करियर के दौरान, जो उसका कॉलेज में जब तक वो रहा, उन पूरे 4 सालों 3 सालों के दौरान में कई बार उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पुलिस आती थी, उसे उसके घर से उठा के ले जाती थी, और उसके बाद उसको मारा पीटा जाता था। ऐसा इसलिए होता था कि जो उसका बड़ा भाई था भार्गव दादा कोई भी क्राइम करता था, छोटा मोटा या बड़ा किसी भी तरह का, वो अगर क्राइम करता था, वो उसके बाद मुंबई से भाग जाता था कुछ दिन। और उसके बाद जब उस क्राइम को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस, दादर पुलिस स्टेशन वहां पे पड़ता था जहां पे ये लोग रहते थे, तो दादर पुलिस स्टेशन के उस समय के बेहद ही स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर हुआ करते थे, दाभोलकर। तो वो वहां पे हर बार आते थे और मनिया को पकड़ के ले जाते थे। पुलिस उससे पूछती थी कि बताओ तुम्हारा भाई कहाँ पे। वो इसके चक्कर में उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, उसको पीटा भी जाता था। लेकिन अब ये लगातार इसको ले जाते थे यहाँ पे, इसका कॉलेज इस तरह से बीतता है, 78% से यहाँ पे पास होता है। अब साल आता है 1969।
1969 में कुछ ऐसा हुआ जिसने मनिया की पूरी, एक तरह से कहा जाए, जिंदगी बदल दी। एक बहुत ही होनहार लड़का हुआ करता था तब तक। ये हुआ ये कि मुंबई के प्रभा देवी इलाके में, ये दादर का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे प्रभा देवी इलाके में भार्गव सुर्वे ने, मनिया के जो बड़े भाई ने, एक व्यापारी को 50,000 रुपए ना देने की वजह से हॉकी और डंडों से उसे इतना ज्यादा पीटा कि वो अधमरा हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। अब जब यहाँ पे मौत होती है इस व्यापारी की, तो इससे पूरे के पूरे जो व्यापारी थे उस एरिया के, प्रभा देवी के, उनमें गुस्सा आ गया और वो लोग हड़ताल पर बैठ गए। पुलिस ने जब ये पूरा केस देखा, दादर पुलिस स्टेशन के उस समय के जो ये इंस्पेक्टर थे दाभोलकर, ये इस पूरे केस को देख रहे थे, और जब सारे व्यापारी हड़ताल पर बैठ गए तो उसके बाद पुलिस के ऊपर भी प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा। तो जब इस केस को पूरा देखा गया तो उसके बाद में यहाँ पे ये पाया कि जब उस व्यापारी की डेथ हुई, जब उसको मारा जा रहा था, जब भार्गव सुर्वे उसको मार रहा था, तो वहां पे मनिया सुर्वे भी मौजूद था। उसने मारने में कोई मदद नहीं की थी, लेकिन वो उस जगह पे मौजूद था और भार्गव का भाई था। इसके चलते मुंबई पुलिस ने मनिया को भी इस अपराध में गिरफ्तार किया, भार्गव सुर्वे के साथ में। अब यहाँ पे मनिया को गिरफ्तार किया गया, भार्गव को गिरफ्तार किया और इनकी जो पेशी हुई कोर्ट में, इन्हें कोर्ट ले जाया जाता है। और कोर्ट में जस्टिस गुप्ते थे उस समय वहां पे, मुंबई की जो सेशन कोर्ट थी, और वहां पे जस्टिस गुप्ते ने मनिया को और उसके भाई को आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। बताया जाता है, जो लोग वहां पे उस समय मौजूद थे, बाद में बातें बताई जाती हैं कि उस समय जज के सामने मनिया का, क्योंकि गुस्सा इस तरह का था कि उसके सामने उसका पूरा करियर, एक बहुत ही पढ़ा लिखा 78% से पास हुआ लड़का, उसे जेल जाना पड़ रहा था और उसका पूरा जो आगे का भविष्य था, जो करियर था, वो पूरा बर्बाद हो रहा था। तो मनिया ने उस समय कोर्ट में जज के सामने दाभोलकर को, जो वहां पे मौजूद थे, इंस्पेक्टर दाभोलकर, उन्हें जान से मारने की धमकी दी। और इसी के साथ में मनिया को और उसके भाई भार्गव दादा को पुणे की यरवाड़ा जेल में भेज दिया गया। ये साल था 1969, जब मनिया सुर्वे और उसका सौतेला भाई भार्गव दादा जेल जाते हैं, यरवाड़ा जेल में। अब यहाँ पे यरवाड़ा जेल में मनिया सुर्वे को बहुत सारे क्रिमिनल्स मिले, कई सारे उसके दुश्मन बने, कई सारे दोस्त भी बने। उन्हीं में से एक दोस्त उसका बना शेख मुनीर। शेख मुनीर एक बेहद खतरनाक क्रिमिनल, बहुत सारे केसेस उसके ऊपर थे और उसके तहत वो सजा अपनी काट रहा था। उसके बारे में बताया जाता है कि वो चाकू, छुरी और हथियारों के अलावा उसका एक बहुत बड़ा हथियार था उसके दांत। जब कभी वो हथियार उसके पास नहीं होता था, वो सामने वाले को इस तरह से अपराध करता था और उससे वहां पे अपने दांतों से उस पर प्रहार करके, उस पर वार करके वहां से भागता था। तो इस तरह का एक खूंखार गैंगस्टर था शेख मुनीर। इसकी मनिया से दोस्ती होती है। अब शेख मुनीर की जो सजा थी वो मनिया से पहले खत्म होने वाली थी। करीबन इसके चलते चलते मनिया को जेल में रहते रहते 1977 आ चुका था। करीबन 8 साल तक अपनी ये सजा काट चुका था और 1.5 साल इसकी सजा आगे अभी बची थी जेल में, यरवाड़ा जेल के अंदर। लेकिन शेख मुनीर की जब सजा इसके पहले खत्म हुई तो मनिया शेख के साथ में एक प्लान बनाता है, और ये प्लान था जेल से भागने का। सजा खत्म होने वाली थी लेकिन फिर भी इसने एक प्लान बनाया जेल से भागने का, और इसी के तहत मनिया सुर्वे भूख हड़ताल पर बैठ गया। जेल में इसका कहना था कि इसे अच्छे ग्रेड का खाना मिलना चाहिए, ये ग्रेजुएट है और तमाम बाकी कैदियों से ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो इसको अच्छा खाना मिलना चाहिए, इसका कहना था। और इसी के तहत ये भूख हड़ताल पर बैठा। तमाम दिन इसने भूख हड़ताल की और इसी के साथ में करीबन 20 किलो वजन मनिया का उस समय कम हो गया। इसके चलते उसे जेल, पूरे जो स्टाफ था, उसने पुणे के ससून हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब जब तबीयत खराब हुई और पुणे के ससून हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराया गया तो वहां पे इससे इसके 2 दोस्त, एक उनमें से था बाजीराव मतलब बाजिया पाटिल उसको कहते थे उस समय, और एक था शेख मुनीर जो इसका दोस्त था जेल में। ये दोनों इससे मिलने आते हैं हॉस्पिटल में और वहां पे ये लोग पुलिस के ऊपर, जो पुलिस वहां पे तैनात थी, जो मनिया को वहां पे उसको
देख रही थी कि कहीं ये वहां से भाग ना जाए हॉस्पिटल से। ये दोनों पुलिस के ऊपर हमला करते और वहां से मनिया सुरभि को हॉस्पिटल से भगा के ले जाते। अब इसके बाद मुंबई पुलिस लगातार मनिया सुरभि को ढूंढ रही थी। मनिया पुणे से निकला और सीधा मुंबई आया। मुंबई में इसने शेख मुनीर के साथ और बादशाह पाटिल के साथ अपना गैंग शुरू किया, क्योंकि एक पढ़ा लिखा 78% से पास एक लड़का अब पूरी तरह 8 साल की अपनी सजा काट चुका था, तमाम अपराधियों के साथ वो रह चुका था, तो अब क्राइम की दुनिया में आने के अलावा उसे दूसरा कोई चारा समझ में नहीं आया और वो यहाँ पे सुधर भी सकता था, वो जाके अपनी दूसरी जिंदगी शुरू कर सकता था, लेकिन उसने क्राइम को चुना। यहाँ पे उसने अपना मुंबई में आके एक गैंग बनाया और मधु भाई नाम का उसको एक जेल में क्रिमिनल मिला हुआ था, यड़वाड़ा जेल में। तो मधु भाई के साथ में उसके पास एक पिस्टल हुआ करती थी उस जमाने में, तो मनिया सुरभि ने भी एक रिवॉल्वर मधु भाई के जो उसके कॉन्टेक्ट्स थे वहां से ये ले ली। अब होता क्या है कि इस बंदूक के दम पर मनिया सुरभि ने तमाम लोगों को डराना धमकाना शुरू किया। उस समय उसका एक दोस्त हुआ करता जो उसको जेल में मिला था, एक और अरुण नाम का, पुर्तगेजी चर्च के पास में वो रहता था। तो बाद में अरुण को उसने अपने साथ गैंग में लिया और उसके बाद यही अरुण था जो बाद में मनिया सुरभि की जो गाड़ी थी वो भी चलाता था। तो पहली बार इस पूरे गैंग ने मनिया सुरभि के एक छीना झपटी का केस किया। एक छीना झपटी इन लोगों ने की और वो थी 5,700 रुपए की, एक बेहद छोटी रकम, करीबन 1977 की ये बात है। उस समय भी ये रकम उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती थी कि जिसके लिए आप कोई अपराध करें। तो 5,700 रुपए की इसने वहां पे छीना झपटी की और उसके बाद में ये जेल से, क्योंकि भाग चुका था और जिसकी वजह से ये जेल में गया हुआ था, जिस इंस्पेक्टर के, दाभोलकर, इसने दाभोलकर को वहां पे कई बार फोन करना शुरू किया। ये लगातार उसको फोन करता था, डराता धमकाता था और दाभोलकर के अंदर डर इस तरह का बढ़ गया था मनिया सुरभि के नाम का कि उसने अपना हुलिया पूरा बदल लिया। उसने अपनी जो दाढ़ी थी उसको बढ़ा लिया और जो उसके सफेद बाल हुआ करते थे वो उन्हें काला करा के रहने लगा। और उसके बाद उसने मुंबई छोड़ के अपना दिल्ली में उसकी बेटी रहती थी वो उसके पास आके रहने लगा। इस कदर का डर मनिया सुरभि ने दाभोलकर के मन में बना दिया था। करीबन इसी के चलते जब इनके अपराध बढ़ने लगे और मुंबई पुलिस, क्योंकि ये जेल से भागा था, तो लगातार इसको ढूंढ रही थी, इसी के चलते 4 मार्च 1977 को मनिया सुरभि को क्राइम ब्रांच मुंबई की पकड़ लेती है। एक बार फिर से इसको यड़वाड़ा जेल में भेजा जाता है और इसके बाद यड़वाड़ा जेल में ये करीबन 8 महीने जेल में रहा। 8 महीने इसलिए क्योंकि सजा इसकी ज्यादा थी, लेकिन एक बार फिर से इसने इसी तरह का प्लान बनाया। जेल में इसकी एक क्रिमिनल था बहुत बड़ा, यड़वाड़ा जेल का, पोटिया भाई उसको कहते हैं, सुहास नाम था उसका। तो उसके साथ में इसकी अनबन थी, लगातार इनकी लड़ाइयाँ होती थी, कई बार बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो जाती थी। तो इसी के चलते पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने इसको पुणे की यड़वाड़ा जेल से शिफ्ट करके रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया, मुंबई में। हाँ, ये मनिया सुरभि को। अब जब इसको रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया जाता है तो यहाँ पे एक फिर से वो प्लान बनाता है अपना, जो इसका पहले भागने में जिस प्लान ने इसकी मदद की थी। ये वहां पे भूख हड़ताल पे बैठ गया, यही कह के कि मुझे एक अच्छे ग्रेड का खाना मिलना चाहिए, मैं यहाँ पे बाकी कैदियों से अच्छे मेरी पढ़ाई लिखाई और मैं उनसे अच्छा हूँ, तो मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, यहाँ खाना बेहद खराब है। इसी के चलते भूख हड़ताल पर बैठा और उसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ी, इसको वहाँ के एक लोकल हॉस्पिटल में रत्नागिरी पे शिफ्ट किया गया, वहाँ पे इसको रखा गया। और 14 नवंबर 1979 की बात है, करीबन 8 महीने बाद जब इसको दूसरी बार पकड़ा गया, इसने वही अपना प्लान बनाया और इसके बाद ये अकेला खुद ही जेल से भाग गया रत्नागिरी की। करीबन 9 साल तक इस पूरे टाइम में, जब से 1969 से इसको पकड़ा गया था मनिया सुरभि को, करीबन 9 साल तक ये जेल में अब रह चुका था और पूरी तरह से मनिया ने अपना जो हुलिया था एक तरह से वो बदल लिया था। उसने अपना एक बहुत ही, उसकी कट काठी बहुत अच्छी थी और उसके बाद उसने उस पर अपना एक शरीर बहुत अच्छा बना लिया था, बॉडी उसने बहुत अच्छी बना ली थी इस समय तक। इसके बाद ये दोबारा से मुंबई आता है। मुंबई में अपना जो इसका गैंग था, शेख मुनीर, बादशाह पाटिल, अरुण और मधु भाई के साथ,
इसने उस गैंग को दोबारा से कमांड करना शुरू किया और दोबारा से उसको चालू करा। और इसी के साथ इन्होंने सबसे पहला जो मनिया ने मर्डर किया, तो सबसे पहला उसके खून बाकायदा उसके नाम पे है, वो था शेख अजीज का। शेख अजीज एक क्रिमिनल था, एक गैंगस्टर था, और जो इसका दोस्त था मनिया सुरवे का, शेख मुनीर, उसका बहुत ही कट्टर दुश्मन था। तो सबसे पहला खून मनिया सुरवे ने शेख अजीज का किया। सुरवे के बारे में बताते हैं कि हमेशा से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का था, पढ़ाई में बेहद तेज था, तो अपने हर क्राइम से पहले इसने जितने भी क्राइम अपनी पूरी हिस्ट्री में किए, क्राइम हिस्ट्री में, हर एक क्राइम ये बहुत ही स्ट्रैटेजी बना के, बहुत ही प्लानिंग के साथ में करता था। और ये जेम्स हेडली चेस की जो नॉवेल है, जो राइटर हैं क्राइम नॉवेल्स के, जेम्स हेडली चेस की नॉवेल्स बहुत ज्यादा पढ़ता था। और बताया जाता है कि इसके कई सारे बड़े क्राइम्स उस नॉवेल के अंदर से निकलते थे, वहां से इनके आइडियाज लेता था, उसके बाद में वो क्राइम करता था। तो इसी के तहत इसने अपना गैंग आगे बढ़ाया। 1979 से करीब इस पूरे गैंग ने मुंबई के अंदर अपना आतंक था जो वो फैलाना शुरू कर दिया था। और इसके बारे में बताया जाता है कि उस समय 1979 में जब 80 का दौर आने वाला था, उस समय वहां के मुंबई के बड़े बड़े जो गैंग्स थे, जिनमें से दाऊद इब्राहिम गैंग भी एक बहुत बड़ा गैंग हुआ करता था। तो उस समय दाऊद इब्राहिम गैंग जो डी कंपनी थी, उसको दाऊद इब्राहिम का जो बड़ा भाई साबिर इब्राहिम, वो रूल किया करता था, वो हेड किया करता था। और साबिर इब्राहिम भी मनिया सुरवे के सामने नहीं आता था। ये जो पूरा दाऊद गैंग था, ये भी इससे टक्कर लेने से पहले सोचते थे। तो इस तरह का इसने अपना पूरा एक बड़ा आतंक मुंबई के अंदर फैला रखा था। मनिया सुरवे क्राइम की दुनिया में अब बढ़ता जा रहा था। घर वालों को लगा कि इसे सुधारने के लिए इसकी शादी करा दी जाए, तो मनिया की शादी कराई गई। उसकी घर में उसकी अब बीवी थी, उसके माँ बाप थे, बाद में इसके 2 बच्चे भी हुए। लेकिन अब वो सुधरने वाला नहीं था। करीब इस समय मनिया सुरवे 35 साल का हो चुका था। 1979 की बात है। 35 साल का हो चुका था और पैसों की उसे सख्त जरूरत थी, क्योंकि लगातार पिछले करीबन 9 साल से वो एक तरह से जेल में था। तो उसे पैसों की अब यहाँ पे जरूरत थी। अपना गैंग भी बना रहा था, गैंग भी चलाना था, और तमाम पैसे उसको हथियारों के लिए भी चाहिए थे। तो उसने अपने एक पुराने दोस्त से कुछ पैसे मांगे। उस दोस्त ने इसको मना कर दिया, इसको टाल दिया। तो 1979 की ही बात है। मुंबई के माहिम में एक जिम के अंदर मनिया सुरवे घुसता है, करीबन शाम के 6 बजे। 6 बजे उस जिम के अंदर घुसा। जिम में कई सारे लोग वर्कआउट कर रहे थे। सबकी नजर मनिया सुरवे पर गई, क्योंकि जिस तरह की उसकी कद काठी और जिस तरह का उसका शरीर था, तो लोगों को लगा कि ये यहाँ पे आके अभी बॉडी बिल्डिंग करेगा, यहाँ पे आके अपना एक्सरसाइज करने के लिए आया है। बहुत ही शानदार उसकी फिजिक लग रही है। उस समय चेक शर्ट पहन रखी थी, टी शर्ट चेक, और उसके बाद उसने टाइट एक पैंट पहन रखा था, बैंगनी कलर का। तो ये यहाँ पे जैसे ही घुसता है, इसने सब लोगों को वहां पे देखा मनिया सुरवे ने पूरे जिम के अंदर। उसके बाद इसने एक जगह देखा कि जहां पे जिस शख्स की इसको तलाश थी, वो था इसका ही दोस्त पाटिल। पाटिल इसका सरनेम था, इसका नाम हम यहाँ पे बता नहीं रहे। तो ये शख्स जो इसका दोस्त था, ये उसके पास में गया और वहां पे जाके चुपके से बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाली और उसके दोनों थाइज में, उसकी दोनों जांघों में, पैरों में गोली मार दी और चुपचाप वहां से निकल गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसको रोक ले। ये उसका वही दोस्त था जिसने पैसे देने से मनिया को मना किया, तो ये अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता था। ऐसा ही एक और किस्सा हुआ 1979 में ही। मनिया का एक जो उसके कॉलेज टाइम का एक क्लासमेट हुआ करता था, कीर्ति कॉलेज का, उसका जो नाम है मस्ताकर नाम था, ट्रैवल एजेंसी का काम डाला हुआ था। तो ये जो दोस्त था, इससे भी मनिया सुरवे ने अपने पैसे मांगे कि कोई जरूरत है, थोड़े से पैसे अगर मिल जाए तो, लेकिन उसने भी उसको मना कर दिया। अब मनिया को क्या है कि ना सुनने की उस समय बिल्कुल आदत नहीं थी, और जिस तरह से वो क्राइम में बढ़ रहा था, तो उसे लगता था कि अब उसके सामने कोई ना अगर बोलेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसी के चलते
मस्ताकर के घर पर मनिया सुर्वे, शेख मुनीर और बादिया पाटिल ये तीनों पहुंचते हैं। उसके बाद जबरदस्ती उसके घर में घुसते हैं, उसके साथ में मारपीट की जाती है। मस्ताकर की बेटी के सामने उसके पिता को मारा जा रहा था और उसके बाद चाकू की नोक पर उसकी बेटी को डरा के रखा हुआ था। वहां पे उसके साथ मारपीट होती है और उसके बाद ही ये लोग मनिया सुर्वे मस्ताकर के चेहरे पर, इसके पास एक तेजाब की हमेशा एक शीशी हुआ करती थी छोटी, उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देता है। वो घाव, वो दाग उनके चेहरे पर वो आज भी है उस तेजाब के। तो इस तरह की चीज यहाँ मनिया सुर्वे ने की थी कि वो अपने दोस्तों को भी उसने नहीं बख्शा। करीबन साल 1980 की बात है। मनिया सुर्वे और शेख मुनीर बैंक को लूटने का काम इन्होंने शुरू किया। तमाम सारी बैंक की जो वैन होती है, जो कैश वैन होती है, इनको लूटने का ये अब काम शुरू करते हैं क्योंकि इन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और ज्यादातर मनिया सुर्वे सारे काम पैसे के लिए ही कर रहा था उससे। कैश वैन्स को इन्होंने लूटा तो इसी के चलते जो लोग पैसे जमा कराने आते थे बैंक में, उन्हें डरा धमका के वहां से उनसे पैसे लूटते। तो इसी के तहत प्रभा देवी इलाके के देना बैंक के बाहर मनिया सुर्वे और शेख मुनीर खड़े थे। ये एक व्यापारी के इंतजार में थे कि जैसे ही वो आए उससे पैसे लूटेंगे। वो व्यापारी वहां पे आता है, करीबन उसके पास एक बैग था, उसमें 2 लाख रुपए थे। उस समय बड़ी रकम होती है 80 के दौर में ये। तो अब उस व्यापारी को जब ये सामने आए उसके, इन्होंने उसके ऊपर बंदूक तान दी, उसको कहा कि बैग दे दो। उसने बैग देने से मना किया और उस बैग को उसने देना बैंक के अंदर फेंक दिया। ये देखते ही मनिया सुर्वे ने उस व्यापारी को तमाम उसको गोलियां मारी और वो वहां पे मर गया। उसके बाद में ये लोग वो बैग उठा के वहां से भाग निकले। इसी के चलते इसने माटुंगा में, मुंबई के एक एम्बेसडर कार में से, उसमें 7 लाख रुपए लेकर जाया जा रहा था, उस कार में से इसने वो पूरे रुपए लूट लिए, वो बैंक में जमा कराने के लिए ले जाए जा रहे थे। तो ज्यादातर इसी तरह की चोरियां करता था, जो पैसे बैंक में जमा कराने के लिए ले जाए जा रहे हैं उनको लूटता था, बैंकों को लूटता था। इसी के तहत पुलिस को मनिया सुर्वे के बारे में उस समय पता चलता है क्योंकि कुछ ज्यादा ही इसने इस तरह के क्राइम करना शुरू कर दिया। और बताते हैं ये एक तरह से पहला केस था उस समय मुंबई का जब इसने ये एक हरकत की। जब चलती हुई कैश वैन के अंदर ये लोग चढ़ गए, मनिया सुर्वे और शेख मुनीर, तो वहां चलती हुई कैश वैन के अंदर उसके ताले तोड़े गए, तमाम सारा वहां पे पैसा उस पूरे वैन के अंदर से लूटा गया। बाद में उसको बांद्रा में उस वैन को छोड़ा गया और उसमें जो 2 कांस्टेबल थे उस पूरी कैश वैन के साथ में जो चल रहे थे, उनके ऊपर मनिया सुर्वे ने गुप्ती से एक जो हथियार होता है उससे वार किया और पूरे पैसे वहां से लेके यहाँ पे निकल गया। बताया जाता है उसी पैसों से बाद में इसने कई सारे बड़े अच्छे हथियार भी खरीदे थे उस समय के। तो ये इस तरह की तमाम चीजें इसने 1980 में की। तमाम बैंक डकैती, लोगों को डराना धमकाना, एक्सटॉर्शन और तमाम सारे मर्डर्स मनिया सुर्वे इस समय 1980s में कर चुका था। जेल से निकलने के करीब 1 साल बाद ही, करीबन 1979 में मनिया सुर्वे जेल से निकला और 1980 तक ही बहुत सारे क्राइम ये कर चुका था, अपने ऊपर केस लगवा चुका था। और पुलिस वालों की मजबूरी ये थी कि ये भागता रहता था, इसको कोई पकड़ नहीं पाता था और इसको किसी ने देखा भी नहीं था क्योंकि 1969 में जब ये अपने बड़े भाई के साथ में अरेस्ट हुआ था, पुलिस के पास तब का सिर्फ इसका एक फाइल फोटो था। उसके बाद कभी किसी ने इसको देखा नहीं था। ये अपना पूरा हुलिया भी एक तरह से चेंज कर चुका था। तो उसके बाद बताते हैं कि उस समय 1980s में इस तरह की इसकी 1980 में इस तरह की दहशत थी कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे, सिद्धिविनायक मंदिर के सामने उनका एक रेस्टोरेंट था, बहुत ज्यादा चलता था। फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट था और सेकंड फ्लोर पे उन्होंने एक पूरा चॉल बना रखी थी जिसमें महाराष्ट्रियन लोग रहते थे। वो महाराष्ट्रियन लोग भी मनिया सुर्वे को जानते थे, इसका वहां पे आना जाना था। वो पूरा जो एरिया है प्रभा देवी का, सिद्धिविनायक का, मेनली वहीं पे मनिया सुर्वे बचपन से रहा भी था और इसका जो क्रिमिनल एक्टिविटीज का सेंटर था एक तरह से उसी एरिया को माना जाता है। तो ये जो पॉलिटिशियन थे, इन्होंने जो चौल में रहने वाले लोग थे उनको एक प्रपोजल दिया। उनसे कहा कि आप ये पूरी चौल खाली कर दीजिए, मैं यहाँ पे कुछ और बनाऊंगा, इसके एवज में मैं आपको, इसके बदले में आपको पैसे दूंगा। तो अब
लोगों के पास वहां पे लोग खाली करना चाहते नहीं थे स्टॉल को, और लोगों के पास लेकिन कोई चारा बचता नहीं। तो उसके बाद वहां पे बताया जाता है कि किसी ने खबर दी मन्या सुरभि को, और मन्या सुरभि वहां पे उस पॉलिटिशियन के सामने खड़ा हुआ, और उसके बाद इसने उनसे कहा कि कोई भी इस स्टॉल को खाली नहीं करेगा जब तक आप 5 करोड़ रुपए 1980 में 5 करोड़ रुपए इन सब लोगों को नहीं देंगे। तो इस तरह से वो सामने खड़ा हो गया। उसके बाद में वो पॉलिटिशियन उस स्टॉल को खाली नहीं करा पाया। बताते हैं बाद में वो पॉलिटिशियन जो थे वो महाराष्ट्र के सीएम भी बने। तो इस तरह के एक बड़े पॉलिटिशियन के सामने ये ऐसे खड़ा हो चुका था। ये जो पूरा एरिया था ये पूरा मन्या सुरभि के एक तरह से कंट्रोल में था, अंडर में था उस समय। कोई और दूसरा गैंग, यहाँ तक कि दाऊद गैंग भी वहां पे अपना कोई मनमानी नहीं चला पाता था। दाऊद गैंग का जो एरिया था वो नागपाड़ा, डोंगरी, ये इलाकों में, ये पूरा जो एरिया था प्रभा देवी, दादर, डोंबिवली, ये सब पूरा मन्या सुरभि के अंडर में आता था। इसी साल 1980 में एक तरफ जब मन्या सुरभि अपनी पूरी दहशत फैला रहा था लोगों में, तो बहुत जो पुराने 2 गैंग हुआ करते थे, एक दाऊद का गैंग और एक पठान गैंग। पठान गैंग एक तरह से जिसने नींव भी रखी मुंबई अंडरवर्ल्ड की, करीबन 1960 से ये गैंग एक्टिव था। तो पठान गैंग के लोग और दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोग, इन दोनों के बीच में तमाम सारी आपसी रंजिश थी, लड़ाइयां होती थी। तो साल 1980 में ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक बहुत ही बड़े नाम हाजी मस्तान ने पठान गैंग और दाऊद गैंग की सुलह कराई। कुरान पाक पर, कुरान पर हाथ रखवा कर ये पूरी सुलह कराई गई थी कि आज के बाद आपस में आप लोग नहीं लड़ेंगे। ये सुलह होती है, लेकिन इसी के ठीक 7 महीने बाद पठान गैंग के अमीरजादा और आलमजेब इस सुलह को तोड़ते हैं और इस सुलह को तोड़ने का प्लान बनाते हैं। ये प्लान था साबिर इब्राहिम कासकर, दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई की हत्या करने का। दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई की हत्या करने के लिए पठानों ने मन्या सुरभि को चुना, क्योंकि उस समय पे इस तरह का काम किसी भारी आदमी से ये लोग कराना चाहते थे, और मन्या सुरभि से ज्यादा बेहतर इंसान इस चीज के लिए उन्हें कोई लगा नहीं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी था और सबको ये बात पता थी, जो ये पूरा अंडरवर्ल्ड उस समय चल रहा था कि मन्या सुरभि कोई भी काम करता है उसके पीछे बहुत स्ट्रैटेजी लगाता है, बहुत पढ़ के उस चीज को करता है। तो बताया जाता है कि साबिर की जब हत्या हुई तो इसके लिए मन्या का जो पूरा प्लान था वो उसने जेम्स हेडली चेस की ही एक नॉवेल से निकाला था, उसका पूरा आइडिया, और इसी के तहत मन्या सुरभि ने पूरा काम किया था। इस प्लान के तहत 12 फरवरी 1981 रात को 1 बजे, करीबन 1 बज रहे थे, और उस समय साबिर जो था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, चित्रा, उसके साथ में रात में कार में निकला हुआ था। और इसी प्लान के तहत जो मन्या सुरभि ने बनाया था, एक शादी वाली गाड़ी, एक शादी वाली एम्बेसडर कार जो पूरी तरह से काले शीशे थे उसके और फूलों से सजी हुई थी, वो साबिर की कार के पीछे चलना शुरू करती, उसका पीछा करती। इसके बाद ये कार जो थी साबिर की, वो सिद्धि विनायक मंदिर के सामने एक पेट्रोल पंप पर जाके रुकती है। इसके बाद यहाँ पे पेट्रोल पंप पर जब ये कार रुकती है तो पीछे से जो शादी वाली वैन थी जिसके अंदर मन्या सुरभि, अमीरजादा, आलमजेब जो पठान बंधु थे, ये दोनों थे, वो एक ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था। ये लोग यहाँ पे रुकते हैं और इसके बाद में जैसे ही साबिर की कार रुकी तो ये वहां पे पहुंचे, चित्रा को बाहर निकाला और उसके बाद साबिर इब्राहिम कासकर को रात को करीब 1:30 बजे इन्होंने तमाम सारी गोलियां और चाकुओं से उसको मार दिया। ये वो सुलह टूटी थी मुंबई अंडरवर्ल्ड में, जिसके बाद बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम, इसके पहले उसकी पूरी जिंदगी अलग थी, और इस सुलह के टूटने के बाद, उसके बड़े भाई की मौत के बाद, दाऊद इब्राहिम ने जिस तरह से मुंबई पे राज किया है, जिस तरह से अपनी दहशत बढ़ाई है, और तमाम मुंबई अंडरवर्ल्ड की पूरी काया पलट इस सुलह के बाद, इस सुलह के टूटने के बाद, और मन्या सुरभि ने जिस तरह से साबिर इब्राहिम कासकर को मारा था, उसके बड़े भाई को, दाऊद के, उसके बाद
पूरा दाऊद ने अपना ये इस दहशत को मुंबई में बढ़ाया और दाऊद की पूरी जिंदगी इसके बाद में बदल गई। तो मन्या सुरवे एक तरह से वो इंसान जिसने पूरा दाऊद बनाया। मन्या सुरवे ने ज्यादातर जितने भी अपराध किए वो ज्यादातर अपने उसी इलाके में किए जो प्रभा देवी और दादर का इलाका था। साबिर इब्राहिम कसकर की हत्या मुंबई की उस समय की सबसे बड़ी एक तरह से उसको टर्निंग पॉइंट मुंबई अंडरवर्ल्ड का बताया जाता है। ये हत्या भी मन्या सुरवे ने प्रभा देवी वाले इसी इलाके में की। जो डोंबिवली में जो लोग रहते हैं उस इलाके में वो बताते हैं कि मन्या सुरवे को जब उन्होंने देखा, जब भी वो बताते हैं कि वो अपने साथ एक बैग लेके चलता था और वो पूरा बैग हथौड़ों से भरा होता था जो हैंड ग्रेनेड होते थे। वो हमेशा एक बंदूक, एक चाकू और एक छोटी सी उसके पास तेजाब की बोतल रहती थी, हमेशा उससे लैस रहता था। कभी भी मुंबई अंडरवर्ल्ड ने इस तरह का खतरनाक गैंगस्टर नहीं देखा। और शातिर इतना ज्यादा था कि अपनी लोकेशन और अपनी जो उसकी जानकारियां थी अपने गैंग के लोगों को भी नहीं बताता था। पुलिस से बचा लगातार इस तरह से रहता था कि जहां जहां पे वो लोकेशन पे होता था पुलिस को वहां से निकलने से पहले खुद ही इंफॉर्मेशन देता था कि पुलिस के पास कोई टिप देने जाए, कोई सोर्स कि मन्या सुरवे वहां पे है, लेकिन वहां से वो उसके पहले ही निकल जाता था। तो इस तरह से लगातार पुलिस वहां पे छानबीन करने के लिए लगी रहती थी और मन्या सुरवे निकल चुका होता था वहां से। तो ये सब चीजें लगातार चल रही थी। इस बीच अब जब साबिर इब्राहिम कसकर की हत्या हुई तो मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई और मन्या को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसका क्राइम अब बहुत तेजी से बढ़ रहा था, 1981 आ चुका था, मुंबई पुलिस अब प्लान बनाती है कि मन्या को अब घेरा जाए। अब यहाँ पे आज तक जितनी मूवीज में, जितने वीडियोस में बताया गया, दिखाया गया, इन सबसे अलग इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए। मन्या सुरवे की मौत तो हुई, एनकाउंटर में हुई, मुंबई पुलिस ने की, लेकिन उस एनकाउंटर की जो टिप थी वो मुंबई पुलिस को कहां से मिली, किसने दी कि इस टाइम पर, इस डेट पे मन्या सुरवे वहां आने वाला है। ये टिप मुंबई पुलिस को कैसे मिली, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। अब इसकी यहाँ पे 3 थ्योरीज हैं, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो पहली थ्योरी, पहली कहानी जो है मन्या सुरवे की टिप कैसे मिली मुंबई पुलिस को, वो ये बताई जाती है कि वर्धा राजन मुदालियर मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक तरह से सबसे पहला डॉन जिसे कहा जाता है। बताया जाता है कि जो एरिया मन्या सुरवे ने पूरा अपना जिसमें आतंक फैला रखा था, वो पूरा एरिया माटुंगा और दादर का, ये पूरा वर्धा भाई के अंडर में आता था एक तरह से। और वहां पे सबसे बड़ा डॉन जो होता था मुंबई अंडरवर्ल्ड का उस समय पे, वो वर्धा राजन मुदालियर था। तो बताया जाता है कि क्योंकि उम्र में काफी ज्यादा बड़ा था मन्या सुरवे से, और अपने एक तरह से उम्र के उस दहलीज पे था जहां पर उसके पास तमाम ऐसे लोग थे जो उसके लिए काम करते थे। वर्धा खुद कुछ उस तरह से कुछ नहीं करता था क्राइम। तमाम बड़े पॉलिटिशियंस के साथ में, पुलिस के साथ में, कमिश्नर्स के, तमाम लोगों के साथ में उसकी बैठक थी। तो बताते हैं कि एक फंक्शन में मन्या सुरवे की वर्धा से नोकझोंक हो गई, इसने उससे कहा सुनी हो गई, लड़ाई हो गई थी। और इसके बाद में ये लगातार मन्या सुरवे माटुंगा के उस एरिया में जिस तरह से अपनी पूरी दहशत फैला रहा था, क्राइम कर रहा था, तो ये किसी को देखता नहीं था। और उसके बाद साबिर की जिस तरह से इसने हत्या की थी, उसके बाद भी वर्धा राजन मुदालियर को इस तरह का लगने लगा था कि ये आगे जाके बहुत बड़ा गैंगस्टर बन सकता है, डॉन बन सकता है, यहाँ पे अपना गैंग हो सकता है, मुझसे भी बड़ा कर ले। तो ये बताया जाता है कि उस समय पे एक माटुंगा वहाँ पे जो इलाका है, जो पुलिस स्टेशन वहाँ पे, मुंबई पुलिस में एक क्राइम ब्रांच में रणबीर लेखा नाम के एक ऑफिसर हुआ करते थे, जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी बैठक थी एक तरह से वर्धा के साथ में। बताते हैं कि उनकी लड़की की जब शादी हुई थी तो पूरे पुलिस स्टेशन में वहां पे वर्धा भाई ने 365 टीवी भिजवाए थे बारातियों के लिए, लड़की की शादी में देने के लिए। तो इस तरह की उनकी पूरी लगातार वर्धा राजन के साथ में एक तरह से बैठक थी। तो ये बताया जाता है कि मन्या सुरवे को वर्धा राजन ने अपने साथ लिया
एक तरह से उसको बेटा बोल बोल के और अपने साथ में लिया और उसको बताया कि तुम अपना गैंग चलाओ, तुम्हें पुलिस से कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें जहां जाना हो तुम मेरे गाड़ी ले जाओ। बताया जाता है एक तरह से उसने अपनी एक वाइट एम्बेसडर मन्या को दे रखी थी अनऑफिशियली। तो लेकिन वो ये सब कर रहा था कि उसको मन्या को एक समय पे आके एलिमिनेट करना था। तो बताते हैं कि वर्दा राजन ने मन्या सुरभि को एलिमिनेट करने के लिए बकायदा पूरा पुलिस को ये टिप दी। जिस दिन मन्या सुरभि का एनकाउंटर हुआ है उस दिन वो अपनी एक जो उसकी गर्लफ्रेंड थी विद्या नाम, विद्या के साथ में वो खंडाला लोनावला जाने वाला था। तो वो कार बकायदा उस कॉलेज के बाहर जहाँ पे मन्या का एनकाउंटर हुआ वहाँ पे खड़ी की गई। उसके बाद में ये पूरी बात पुलिस को बताई गई और ये टिप पूरी जो थी वो उस समय पे इंस्पेक्टर जो यशवंत भिड़े थे ये बताते हैं कि उस समय उनके पास एक टिप आई थी। तो ये पूरी चीज यहाँ से वर्दा ने मन्या को कार दी थी, वर्दा मन्या की कार लेके ही गया था और उसी ने ये पूरी जो टिप थी वो मुंबई पुलिस के पास पहुंचाई थी। दूसरी यहाँ पे एंगल ये जो है वो बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम एंगल। दाऊद इब्राहिम का एंगल इसमें ऐसे है कि साबिर की मौत के बाद उसके बड़े दाऊद के बड़े भाई की जब मौत हुई तो वो लगातार उसको पता ये चल गया था कि मन्या सुरभि इसमें इन्वॉल्व है और वो दाऊद जो था वो मन्या से बदला लेना भी चाहता था। तमाम इस समय तक मुंबई पुलिस भी मन्या के पीछे थी, कई बड़े पॉलिटिशियन उससे खौफ खाते थे तो वो भी उससे खत्म करना चाहते थे। तो ऐसा बताया जाता है कि दाऊद गैंग ने जो मन्या की जो गर्लफ्रेंड थी विद्या, एक तरह से उसके पास में उसकी जबरदस्ती एक जो फ्रेंड बनवाई। एक लड़की को डराया धमकाया गया, उसे बोला गया कि तुम विद्या से दोस्ती करो और विद्या से इतनी ज्यादा घुल मिल जाओ कि तुम्हें पता चल जाए कि विद्या कहाँ कहाँ जा रही है मन्या के साथ में, जिससे मन्या की लोकेशन ट्रैक हो पाए। क्योंकि दाऊद गैंग को भी लोकेशन मन्या सुरभि की नहीं पता चलती थी। तो इस तरह से एक लड़की को पूरी तरह से डराया गया, उसने विद्या से दोस्ती की और करीबन इस पूरे प्रोसेस में 5 महीने लगे। 5 महीने के इस प्रोसेस के बाद में उसे पता चलता है कि विद्या मन्या के साथ में लोनावला जाने वाली है और इसके बाद ये जो पूरी टिप थी ये उस समय पे दी जाती है मुंबई पुलिस को दाऊद गैंग की तरफ से। अब तीसरा एंगल जो यहाँ पे सामने आता है, जो पुलिस ने अपनी साइटेशन में भी बताया और जो बाद में माना जाता है कि ये एंगल सही था, वो एंगल ये था कि मुंबई पुलिस ने 1981 में मन्या को अरेस्ट करने का और उसको मारने का, खत्म करने का मंसूबा बनाया, प्लान बनाया और उसी के साथ में उस समय के जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे जूलियो रिबेरो ने एक पूरी टीम बनाई। इस टीम में थे सीनियर इंस्पेक्टर आइजैक सैमसन, इंस्पेक्टर यशवंत भिड़े, सब इंस्पेक्टर राजा तांबत और संजय परांडे और इसाक बागवान। इन लोगों की, इन टॉप ऑफिसर्स की मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम बनाई जाती है। इसके बाद अलग से और एक टीम बनाई गई 18 लोगों की। इस टीम को पूरा अलग अलग जगह पे रेकी करने के लिए भेजा गया। पुलिस ने अपना उसके बाद एक हनी ट्रैप बनाया। बताया जाता है कि एक लड़की जिसे मन्या लेके नवी मुंबई और लोनावला खंडाला जाने वाला था, ये पुलिस की तरफ से भेजी हुई लड़की थी। ये पूरा एक हनी ट्रैप मुंबई पुलिस ने बनाया। उसके तहत उस लड़की को वडाला के अंबेडकर कॉलेज के बाहर से 11 जनवरी 1982 को मन्या सुरभि वहां से पिक करने वाला था और ये पूरी की पूरी खबर पुलिस के पास थी क्योंकि ये पुलिस का ही प्लान था। तो 11 जनवरी 1982 का दिन पूरे मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई में घुसने वाले और वहां पे मुंबई से बाहर निकलने वाले जो 3 एरिया हैं, जो 3 टोल नाके पड़ते हैं, एक आपका वाशी नाका, दहीसर नाका और बुलंद चेक नाका, इन तीनों चेक नाकों पर यहाँ पे मुंबई पुलिस की 18 ऑफिसर्स को तैनात किया कि अगर जो मेन लोकेशन जहाँ पे मन्या को पकड़ना है वहां से अगर मन्या सुरभि निकल जाता है तो यहाँ पे उसको पकड़ लिया जाए और यहाँ पे मार दिया जाए। तो ये पूरी की पूरी टीम एक तैयार की गई जो यहाँ पे खड़ी थी। उसके अलावा जो मेन प्लान था
वो ये था कि 11 जनवरी इसी दिन 1982 को मन्या सुरभि इस लड़की को लेने के लिए यहाँ आता है वडाला के अंबेडकर कॉलेज के बाहर। एक टैक्सी में वो आता है। यहाँ पे जो तमाम पुलिस वाले थे जो तैनात थे, ये जो पूरी टीम जूलियो रिबेरो ने बनाई थी, पुलिस कमिश्नर ने, ये सारे ऑफिसर्स यहाँ पे कॉलेज के बच्चों के कपड़े पहन के, कॉलेज के लड़कों के कपड़े पहनकर घूम रहे थे। सारे उस गेटअप में थे। वहाँ तमाम उन्होंने अपनी शेव वगैरह किया, एक लड़के के प्रॉपर गेटअप में आए और हाथों में जो किताबें थी उनके अंदर उन किताबों को काट के उनके अंदर पिस्टल छुपाई गई थी। तो पुलिस ने इस तरह से पूरा ये प्लान किया। इसके बाद में जब ये लोग देखते हैं यहाँ पे, इनमें जो सबसे सीनियर इंस्पेक्टर थे यशवंत भिड़े, उन्होंने मन्या को पहचाना। वो एक बार मन्या को देख चुके थे, तो उन्होंने वहाँ पे उसको पहचाना। जब वो आया, उसकी टैक्सी रुकती है, वो आके उस लड़की के पास वहाँ पे अपनी टैक्सी ले जाता है और वो वहाँ से उस गाड़ी से जब बाहर निकला तो ये देखते ही भिड़े ने इशारा किया बाकी पुलिस ऑफिसर्स को, और पुलिस ऑफिसर राजा तांबत और इसाक बागवान मन्या के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी पिस्टल निकाल के उन किताबों में से उसके ऊपर तान देते हैं और कहते हैं कि हम मुंबई पुलिस से है, रुक जाओ। ये देखते ही मन्या सुरभि अपनी पिस्टल निकाल कर लगातार फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो फायरिंग करता, उसके पहले ही राजा तांबट और इसाक बागवान ने अपने बंदूक से 4-4 गोलियां करीबन मन्या के शरीर में दाग दी थी। 8 गोलियां उसे लग चुकी थी, लेकिन फिर भी लगातार उसकी सांस चल रही थी। और इसी के साथ उसको पुलिस की वैन में रखा जाता है और वहां से उसको लेके जाया जाता है लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल, जिसे सायन हॉस्पिटल भी कहते हैं। बताते हैं कि उस रास्ते में करीबन 2 हॉस्पिटल उस जगह से, वडाला में जहाँ पे एनकाउंटर हुआ मन्या सुरभि का, अंबेडकर कॉलेज, वहां से 2 हॉस्पिटल नजदीक थे, लेकिन वहां उसे नहीं ले जाया गया। उसे ले जाया गया वहां से करीबन आधे घंटे की रास्ते पे जो दूर हॉस्पिटल है, सायन हॉस्पिटल, लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल, वहां उसको ले जाया गया। और इस बीच में रास्ते में उसकी लगातार सांसें चल रही थी, और जब तक उसकी सांसें चली है उसने लगातार पुलिस वालों को गालियां दी। वो लगातार पुलिस वालों को गालियां दे रहा था। उसका हमेशा से ये कहना था, ये मानना था कि उसे क्रिमिनल, उसे गैंगस्टर मुंबई पुलिस ने बनाया है। अब वो आखिरी सांस तक पुलिस को